So, hello my all dears, it's Sir Suresh Kumar, lecturer biology at Government Boys Degree College उमरकोट। तो बड़ा आगे हम पढ़ने जा रहे हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम। एंजाइम की शक्ल क्या होती है, एंजाइम में क्या क्या चीज़ें होती हैं। बड़ा आपको पता होगा ये एंजाइम है प्रोटीन का मॉलिक्यूल है जो हर काम करता है आपके सेल में या बॉडी में। अब ये जो प्रोटीन का मॉलिक्यूल होता है इसकी अब स्ट्रक्चर को बेटा देखें तो इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है 3D, 3 डायमेंशनल। याद रखें बेटा एंजाइम की शक्ल होती है 3 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल या टर्शरी स्ट्रक्चर है। इसका मतलब है एंजाइम में 3 चीज़ें हैं। एंजाइम के अंदर लेंथ भी है, विड्थ भी है, डेप्थ भी है। जिसमें भी ये 3 चीज़ें हो, लेंथ, विड्थ, डेप्थ, तो उस चीज़ को हम कहेंगे 3 डायमेंशनल शेप। एंजाइम में टर्शरी स्ट्रक्चर है प्रोटीन की और 3 डायमेंशनल शेप पे तीनों चीज़ें हैं। अब एंजाइम जो होता है बेटा इसके अंदर देखें ये ऐसा होता है जिसको हम डिम्पल या ग्रूव कहते हैं, खड्डा कहते हैं, जिसको कहा जाता है एक्टिव साइट। बेटा ये एक्टिव साइट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एंजाइम का मुंह है। जैसे आप खाने में जो है मुंह में कोई भी खाने का गिरा रखते हैं, ऐसे एंजाइम जो है कोई भी सबस्ट्रेट होगा, खाना होगा, प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, इन चीज़ों को जो डाइजेस्ट करेगा, तोड़ेगा या जोड़ेगा, वो जोड़ेगा अपनी इस एक्टिव साइट के जरिए। एक्टिव साइट माना वो चीज़ जहाँ पे सबस्ट्रेट बाइंड करे। ये सबस्ट्रेट है, कोई खाना है, मिसाल आपने दाल खाई है, दाल क्या है, प्रोटीन है, दाल एक सबस्ट्रेट है। और ये एक एंजाइम है, इसका नाम है बेटा पेप्सिन, जो दाल को डाइजेस्ट करेगा। दाल क्या है, दाल सबस्ट्रेट है यानी कि प्रोटीन है, ये दाल के मॉलिक्यूल हैं। अब ये दाल को अटैच करेगा, दाल या सबस्ट्रेट या प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट बेटा अटैच होगा ना, वो एंजाइम की एक्टिव साइट पे होगा। अब एंजाइम की जो एक्टिव साइट है ये डिम्पल है, खड्डा है, ये बना हुआ है 3 से 12 अमीनो एसिड का। ये यहाँ पे अमीनो एसिड होते हैं 3 से 12 और ये अमीनो एसिड जुड़े होते हैं एंजाइम के साथ बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ऐसे इनकी एक्टिव साइट बनती है। अब एक्टिव साइट जो है ना एंजाइम की, इसमें 2 चीज़ें होती हैं। एक होती है बड़ा चीज़ बाइंडिंग साइट, एक होती है कैटालाइटिक साइट। ये जो आपको खड्डे नजर आ रहे हैं ये ऐसे, इसको हम कहेंगे बाइंडिंग साइट, बाइंडिंग साइट जहाँ पे सबस्ट्रेट बाइंड हो। अब ये सबस्ट्रेट है, मिसाल ये प्रोटीन का मॉलिक्यूल है, ये बहुत सारे अमीनो एसिड हैं। अब ये जो अमीनो एसिड का मॉलिक्यूल बना हुआ है, प्रोटीन का मॉलिक्यूल, ये ऐसे अटैच होगा। तो ये अटैच जो होगा सबस्ट्रेट ये एंजाइम की बाइंडिंग साइड पे होगा। बाइंडिंग साइड एक्टिव साइड की वो रीजन है जहाँ पे क्या होगा, सबस्ट्रेट बाइंड होगा। सबस्ट्रेट बाइंड हो गया बाइंडिंग साइड पे, ऐसे पे। अब ये ऊपर उभरा हुआ ऐसा नजर आ रहा है बेटा, ये आपको उभरा हुआ ऐसा नजर आ रहा है, ये वाला, इस उभरे हुए हिस्से का नाम है कैटालाइटिक साइट, कैटालाइटिक साइट। ये वो साइड है जो सबस्ट्रेट के ऊपर काम करेगी। मिसाल है ये साइड क्या करेगी, फॉर एग्जाम्पल अमीनो एसिड है ना, इसके बीच में पेप्टाइड बॉन्ड है, इसको ये साइड तोड़ देगी, ये हो गया रिएक्शन। तो सबस्ट्रेट के ऊपर काम करने वाली जो साइट है ना, साइड को कहेंगे कैटालाइटिक साइट, जो काम करेगी। ये काम 2 किस्म के कर सकती है, या एनाबोलिज्म कर सकती है साइड, या कैटाबोलिज्म भी कर सकती है। अगर ये एंजाइम एनाबोलिज्म में इन्वॉल्व है तो ये दोनों अमाइड्स के बीच में यूं ऐसे बॉन्ड बना लेगा, पेप्टाइड बॉन्ड, ये बॉन्ड बना ले, ये ऐसा है। या फिर ये एंजाइम अगर डाइजेस्टिव हुए कैटालाइज्म करता है या मॉलिक्यूल को तोड़ता है तो ये एक्टिव साइट क्या करेगी, ये अमाइड्स के बीच में बॉन्ड तोड़ देगी, ऐसे क्या होंगे, अमाइड्स आपस में अलग हो जाएंगे, हो गया कैटाबोलिज्म। यही है आपका स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम, जिसमें ये एक्टिव साइट आती है, एक्टिव साइट में ये 2 चीज़ें हैं। अब आगे हम डिटेल में चढ़ें तो बेटा एंजाइम जो होते हैं, इसके एंजाइम जो हैं इसके फर्दर ये टाइप्स होते हैं। एंजाइम जो है बेटा इसके टाइप हैं। एंजाइम के 2 टाइप हैं कंपोजिशन के बेस पे, कि एंजाइम में क्या क्या मौजूद है, कौन सी चीज़ें मौजूद हैं, इसके बेस पे एंजाइम के 2 टाइप हैं, प्रोटियोजाइम, दूसरा है कॉन्जुगेट एंजाइम। प्रोटियोजाइम का मतलब है बेटा वो एंजाइम जो 100% बना हुआ हो प्रोटीन का, ये एक एंजाइम है बेटा। ये एंजाइम 100% प्रोटीन का बना हुआ है। इस एंजाइम का नाम है अमाइलेज पेप्सिन। ये अमाइलेज और पेप्सिन है, ये 2 एंजाइम, अमाइलेज कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट करता है, पेप्सिन प्रोटीन डाइजेस्ट करता है। ये दोनों ही एंजाइम 100% प्रोटीन के बने हुए हैं, कंप्लीट एंजाइम है। तो ऐसे एंजाइम को क्या कहेंगे, प्रोटियोजाइम। प्रोटियोजाइम का बेटा मतलब है दोज एंजाइम व्हिच मेड अप ऑफ 100% ऑफ प्रोटीन इज कॉल्ड प्रोटियोजाइम। 2 मिसालें इसकी, पेप्सिन और अमाइलेज। पेप्सिन वो एंजाइम है जो आपके स्टमक में आता है, ये मैदे में आता है, और ये एंजाइम जो है बेटा मैदे में क्या करता है, प्रोटीन की डाइजेशन करता है। और याद रखें बेटा पेप्सिन एंजाइम स्टमक में इनएक्टिव फॉर्म में रिलीज होता है, और इसकी इनएक्टिव फॉर्म को कहते हैं पेप्सिनोजिन। पेप्सिनोजिन
इसकी जो एक्टिव साइट है ना, यहाँ पे कुछ अमाइनो एसिड्स होते हैं अटैच, पॉलीपेप्टाइड चेन होती है जो उसकी एक्टिव साइट को ब्लॉक करके बैठ रही है, तभी इसको हम कहेंगे इनएक्टिव फॉर्म। अगर ये एक्टिव फॉर्म में होता ना पेप्सिन, तो ये क्या करता, आपके मैदे को ही डाइजेस्ट कर लेता, जिसके नतीजे में अल्सर हो जाती। अब ये एंजाइम इनएक्टिव फॉर्म में आता है ताकि अल्सर से हमारा मैदा बच सके। अब इस एंजाइम पेप्सिन को एक्टिव करने के लिए मैदा एक और चीज़ छोड़ेगा, मैदा एक और चीज़ छोड़ता है जिसका नाम है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये एसिड जाके इस एंजाइम के ऊपर जो एक्स्ट्रा पॉलीपेप्टाइड चेन होगी ना, इस चेन को ये आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या कर देगा, डीनेचर कर देगा, जिसके नतीजे में इस एंजाइम की एक्टिव साइट फ्री हो जाएगी, खाली हो जाएगी। अब ये एंजाइम एक्टिव हो गया है, अब इसकी एक्टिव फॉर्म को हम कहेंगे पेप्सिन बेटा। फिर ये एंजाइम क्या करेगा, जो भी आपने गोश्त खाया है, अंडा खाया है, प्रोटीन खाया है, उसको डाइजेस्ट करेगा, इसको हम कहेंगे पेप्सिन आपका। अमाइलेज एंजाइम आपका थूक में होता है जो कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट करता है, ये होता है एक्टिव फॉर्म में, ये कोई अल्सर वल्सर कराता नहीं है, नॉर्मल है, कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट करता है, वो अपनी बॉडी के ये लेयरें कार्बोहाइड्रेट की बनी हुई है नहीं जो उनको डाइजेस्ट करेगा, अल्सर कराएगा। अल्सर वो एंजाइम कराएगा जो प्रोटीन डाइजेस्ट करेगा, खासतौर पे कौन सा, पेप्सिन एंजाइम। तो बहरहाल ये एंजाइम थे दो जो आपके 100% प्रोटीन के बने हुए हैं, इनको हम कहेंगे प्रोटियोजाइम्स। अब आगे चलते हैं, दूसरा एक एंजाइम का टाइप है जिसका नाम है कॉन्जुगेट एंजाइम। नाम से जाहिर हो रहा है, कॉन्जुगेट का मतलब है वो एंजाइम जो बने हुए हों कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल्स के, दो मॉलिक्यूल के बने हुए हों, ऐसे आपके एंजाइम को कहेंगे कॉन्जुगेट एंजाइम। अब मिसाल है बेटा, ये एक एंजाइम है, अब ये जो एंजाइम है ये 99% बना हुआ है प्रोटीन का, 100% बना हुआ नहीं है, 99% ये प्रोटीन का बना हुआ है। इस एंजाइम का नाम है एसिटाइल कोएंजाइम है, ये कॉन्जुगेट एंजाइम होता है, एसिटाइल कोएंजाइम है। 99% तो ये कंप्लीट होता है, पर ये प्रॉपर काम तब करेगा जब ये 100% कंप्लीट होगा। 1% इसको और एक चीज़ चाहिए तब ये जाके कंप्लीट होगा। वो 1% कोई और चीज़ जो होगी उस और चीज़ को हम कहेंगे कोफैक्टर। तो कॉन्जुगेट एंजाइम हमेशा याद रखें, वो तभी काम करेंगे जब उनके साथ कोई और एक्स्ट्रा मॉलिक्यूल जो उसकी कंपोजिशन को 100% पूरा करेगा वो अटैच होगा, तो तब ये एंजाइम एक्टिव होंगे। जो एक्स्ट्रा मॉलिक्यूल होगा जो इस एंजाइम के साथ अटैच होगा, फिर ये एंजाइम एक्टिव हो जाएगा। इस एंजाइम को हम कहेंगे कॉन्जुगेट एंजाइम, और वो एक्स्ट्रा जो चीज़ होगी बेटा, उस एक्स्ट्रा चीज़ को हम कहेंगे कोफैक्टर। तो कॉन्जुगेट एंजाइम क्या है, दोज एंजाइम व्हिच मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड अदर मॉलिक्यूल नॉट प्रोटीन पार्ट कॉल्ड कोफैक्टर। वो एंजाइम जो प्रोटीन का बना हुआ हो और कुछ और चीज़ का भी बना हुआ हो, उस चीज़ को हम कहेंगे कोफैक्टर, नॉन प्रोटीन पार्ट या कोफैक्टर, और उस एंजाइम को कहेंगे कॉन्जुगेट एंजाइम। अब मिसाल है बेटा, ये एंजाइम है, अब इस एंजाइम को कोफैक्टर चाहिए। कोफैक्टर जो होते हैं ये सपोर्टिव जो ब्रिज होती है जो एंजाइम और कोफैक्टर के बीच में, एंजाइम और सबस्ट्रेट के बीच में जो ब्रिज होती है उस ब्रिज को कहते हैं कोफैक्टर। जो आपका सबस्ट्रेट है ना उसको अच्छी तरह से बाइंड करेगी। जैसे मिसाल ये एक सबस्ट्रेट है, अब इस सबस्ट्रेट की ऐसी शक्ल है, ये सबसे तभी अटैच होगा, फिक्स होगा एंजाइम की एक्टिव साइट में जब यहाँ पे एक और चीज़ जाके अटैच होगी, तब एक और चीज़ अटैच होगी। इस और चीज़ को हम कहते हैं कोफैक्टर, कोई नॉन प्रोटीन पार्ट जाके एक्टिव साइट को कंप्लीट करेगा, फिर अच्छी तरह से आके सबसे अटैच जाएगा, फिक्स हो जाएगा अच्छी तरह से। फिर ये कोफैक्टर या दूसरा जो मॉलिक्यूल है ना, ये कोई मॉलिक्यूल, कोई एटम भी हो सकता है, कोई मिनरल भी हो सकता है, कोई विटामिन भी हो सकता है, कोई लिपिड भी हो सकता है, कोई शुगर भी हो सकती है। तो ये शुगर है, लिपिड है, विटामिन है, मिनरल्स हैं, कोई और आयन्स हैं, ये चीज़ें क्या है, नॉन प्रोटीन पार्ट हैं। इन चीज़ों को हम कोफैक्टर कहेंगे। ये कोफैक्टर अटैच होगा, फिर ये कोफैक्टर अच्छी तरह से सबस्ट्रेट को एंजाइम के साथ यूं अटैच करा लेगा अच्छी तरह से। तो कोफैक्टर क्या है, कनेक्टिंग लिंक है, कनेक्टिंग ब्रिज है बिटवीन सबस्ट्रेट एंड एंजाइम। अब ये कोफैक्टर के दो टाइप हैं, ऑर्गेनिक कोफैक्टर, इनऑर्गेनिक कोफैक्टर। ऑर्गेनिक कोफैक्टर आपको पता है वो चीज़ जिसमें कार्बन हाइड्रोजन दोनों ही हो। जैसे बेटा ऑर्गेनिक कोफैक्टर है उसके दो टाइप हैं अगेन, कोएंजाइम, प्रोस्थेटिक ग्रुप। कोएंजाइम का मतलब है वो चीज जो न्यूक्लिक एसिड की बनी हुई है, सिंपल लफ्जों में कहें, या कोएंजाइम का मतलब है वो कोफैक्टर, वो मॉलिक्यूल जो आर्जी तौर पे अटैच हो एंजाइम के साथ, कुछ टाइम के लिए अटैच हो, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए अटैच हो, फिर वो हट जाए, रिमूव हो जाए, जब इसका काम खत्म हो जाएगा, तो ऐसे बेटा कोफैक्टर को हम कहेंगे कोएंजाइम।
जैसे मिसाल है बेटा, यहाँ पे इस एंजाइम के साथ अटैच होता है NAD, FAD, ATP। तो NAD, FAD, ATP क्या है? ये न्यूक्लिक एसिड के मॉलिक्यूल हैं, ये न्यूक्लियोटाइड होते हैं। ये अटैच होगा एंजाइम के साथ तो एंजाइम फटाफट काम करना शुरू करेगा। आपको पता है NAD, FAD, ये NAD क्या होती है, ATP, ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। कार्बन होता है, इसमें हाइड्रोजन होता है, न्यूक्लिक एसिड है, ये न्यूक्लियोटाइड होते हैं। ये मोनोन्यूक्लियोटाइड है, ये NAD, FAD डाइन्यूक्लियोटाइड है। तो डाइन्यूक्लियोटाइड मोनोन्यूक्लियोटाइड का हमने लेक्चर अपलोड कर लिया है, वो देख सकते हैं वहाँ पे कि ये चीज़ें क्या हैं, क्या काम करती हैं। तो ये मॉलिक्यूल अटैच होंगे एंजाइम के साथ तो इस मॉलिक्यूल को हम क्या कहेंगे बेटा? को एंजाइम कहेंगे, को एंजाइम। और ये अटैच होंगे, फिर एंजाइम एक्टिव हो जाएगा, फिर एंजाइम काम करना शुरू करेगा सबस्ट्रेट के ऊपर। मगर याद रखें बात, ये जो 3 मॉलिक्यूल हैं, ये जो को एंजाइम है, ये 3 मॉलिक्यूल ये एंजाइम के साथ कुछ टाइम के लिए अटैच होंगे जब इनकी जरूरत होती है, नीड होती है। तो ये जो है को एंजाइम क्या होते हैं? डेरिवेटिव ऑफ विटामिन। ये विटामिन के बने हुए हैं, जैसे NAD, FAD आपको पता है किसके बने हुए हैं? विटामिन B2, विटामिन B3 के। जैसे FAD, NAD है, इसमें हमने पढ़ा था विटामिन होते हैं, विटामिन B होता है। तो ये को एंजाइम सारे क्या है? डेरिवेटिव ऑफ विटामिन, विटामिन के बने हुए होते हैं, ये न्यूक्लिक एसिड के बने होते हैं। ऐसे डिटैचेबल, माना ये अटैच भी होते हैं फिर अलग भी हो जाते हैं, आर्जी तौर के लिए अटैच होते हैं, और अटैच टेम्पररी तौर पे, सिंपल, इन्हीं को हम कहेंगे को एंजाइम। और को एंजाइम जो है एंजाइम का कितना % पार्ट बनाते हैं? 1% ऑफ पार्ट ऑफ एंजाइम। 99% एंजाइम प्रोटीन का बना हुआ है, 1% ये चीज़ें अटैच होंगी तो ऐसे एंजाइम कंप्लीट हो जाएगा, फिर काम करना शुरू करेगा। अब आगे चलें, मिसाल है बेटा, अभी इस एंजाइम को ATP, NAD नहीं चाहिए, माना कि को एंजाइम जो को फैक्टर होते हैं ये नहीं चाहिए, इसको चाहिए न्यूक्लिक एसिड के अलावा कोई और चीज़। फाजुल बेटा कोई और चीज़, ये शुगर है या ये लिपिड है। शुगर या लिपिड याद रखें, शुगर या लिपिड जो होती है ना, इसको हम कहेंगे को फैक्टर। कौन से को फैक्टर? इसको कहेंगे प्रोस्थेटिक ग्रुप। याद रखें, इन को फैक्टरों को कहेंगे प्रोस्थेटिक ग्रुप, और ये हमेशा के लिए अटैच होंगे एंजाइम के साथ। एक बार अगर ये को फैक्टर, प्रोस्थेटिक ग्रुप जो को फैक्टर अटैच हो गए तो ये कभी भी एंजाइम के साथ दोबारा हटेंगे नहीं, हमेशा के लिए अटैच होंगे, फॉर एवर, हमेशा के लिए, और उसका ही पार्ट हो जाएंगे एंजाइम का। तो ऐसे को फैक्टरों को हम कहेंगे प्रोस्थेटिक ग्रुप। प्रोस्थेटिक ग्रुप का मतलब है वो को फैक्टर जो बाउंड हो परमानेंटली तौर, हमेशा के लिए एंजाइम का स्ट्रक्चरल पार्ट हो जाए, तो इसको हम कहेंगे प्रोस्थेटिक ग्रुप। और ये डू नॉट डिटैच, ये कभी अलग नहीं होंगे। एंड लाइक ए मैग्नीशियम, क्लोरोफिल, पोरफायरिन, जैसे आपने पढ़ा होगा बेटा क्लोरोफिल जो होता है ना, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल में ये आपकी चीज़ें होती हैं, क्लोरोफिल C55, H72O5N4 Mg, ये क्लोरोफिल का ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है, फार्मूला है ये क्लोरोफिल का। आपको पता है क्लोरोफिल वो पिगमेंट है जो फोटोज में करती है। क्लोरोफिल के अंदर आप देखें ये मैग्नीशियम एटम एक होता है, मेन एटम है, ये आ गया एक एटम मैग्नीशियम का, फिर 4 नाइट्रोजन सराउंड होते हैं आपके मैग्नीशियम के चारों तरफ, ये मैग्नीशियम है और ये 4 नाइट्रोजन आ गए, ऐसे देख रहे हैं आप, ये रिंग बन गई है क्लोरोफिल की। इस रिंग को हम कहेंगे पोरफायरिन रिंग। जैसे क्लोरोफिल में पोरफायरिन रिंग जो है वो मैग्नीशियम के बगैर अधूरी है, अगर आप इस मैग्नीशियम को निकाल देंगे तो पूरा क्लोरोफिल डैमेज हो जाएगा, इतनी बड़ी इंपॉर्टेंस है मैग्नीशियम की। ऐसे ही बेटा अगर मैग्नीशियम ना होगा तो क्लोरोफिल काम नहीं करेगा। ऐसे ही अगर ये जो है प्रोस्थेटिक ग्रुप या कोफैक्टर, जैसे आपके लिपिड के मॉलिक्यूल हैं, शुगर होती हैं, साइटोक्रोम्स होते हैं, ये 3 मिसालें आपके बुक्स में, अगर ये 3 मॉलिक्यूल अटैच नहीं होंगे, तीनों में से कोई एक आधा अटैच नहीं होगा एंजाइम के साथ, तो एंजाइम काम ही नहीं करेगा, कभी भी काम नहीं करेगा। तो ऐसे मॉलिक्यूलों को, ऐसे चीज़ों को हम क्या कहेंगे? प्रोस्थेटिक ग्रुप, कोफैक्टर। ये क्या करेंगे? ये एंजाइम की शेप को मुकम्मल करेंगे। देखिए शुगर वगैरह अटैच होगी, लिपिड वगैरह अटैच होंगे, फिर ये सबस्ट्रेट अच्छी तरह से बाइंड हो जाएगा एंजाइम के साथ, फिर एंजाइम काम करना शुरू कर देगा। क्लियर? तो ये थे आपके कोफैक्टर के टाइप, ऑर्गेनिक कोफैक्टर, जिसमें को एंजाइम का मतलब है न्यूक्लिक एसिड वाला मॉलिक्यूल, प्रोस्थेटिक का मतलब है लिपिड और शुगर के मॉलिक्यूल। आगे देखें, ऑर्गेनिक के बाद एक और कोफैक्टर होते हैं इनऑर्गेनिक कोफैक्टर, जिनको कहते हैं। इनऑर्गेनिक कोफैक्टर क्या होते हैं? मिनरल्स होते हैं, जस्ट जैसे मिनरल्स कोई, फॉर एग्जाम्पल ये एंजाइम है, इस एंजाइम को बेटा एक मिनरल चाहिए तभी ये एंजाइम एक्टिव होगा। ये मिनरल कोई भी हो सकता है, मिसाल है जैसे मिनरल मैग्नीज चाहिए,
या आयरन चाहिए, निकल चाहिए, कोबाल्ट चाहिए, कॉपर चाहिए, जिंक चाहिए, कैल्शियम चाहिए, ये चीज़ें मिनरल्स होते हैं। ये मिनरल जो हैं जब अटैच होंगे एंजाइम के साथ तब एंजाइम 100% कंप्लीट हो जाएगा, तब एंजाइम काम करना शुरू करेगा। तो वो मिनरल, वो आयन, वो इनऑर्गेनिक चीज़ें जो एंजाइम को चाहिए एक्टिव होने के लिए, ऐसे मिनरल्स या ऐसे आयंस को हम क्या कहेंगे? इन ऑर्गेनिक कोफैक्टर मॉलिक्यूल, इन ऑर्गेनिक कोफैक्टर मॉलिक्यूल। और ये मिनरल याद रखें बेटा कोएंजाइम की तरह होते हैं। कोएंजाइम की तरह कैसे? कोएंजाइम भी शॉर्ट टाइम के लिए अटैच होता है और ये इनऑर्गेनिक मिनरल्स भी शॉर्ट टाइम के लिए ही अटैच होते हैं। ये डिटैचेबल कोफैक्टर होते हैं। तो देखें इनऑर्गेनिक कोफैक्टर मतलब दे आर मेटालिक आयन, आयन्स होते हैं मेटल के बने हुए आयन्स, अटैच टेम्पररी, डिटैचेबल, दे आर कॉल्ड एक्टिवेटर। मैग्नीज, क्लोरीन, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, जिंक, ये एक्टिवेटर हैं, ये मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये सिंपल एटम्स होते हैं, मिनरल्स जो क्या करते हैं? एंजाइम की एक्टिविटी को बूस्ट करते हैं, एक्टिवेटर कहलाते हैं। ये थे आपके कोफैक्टर। अब आपका कॉन्जुगेट जो एंजाइम है इसके अगेन दो टाइप है और, एक होता है बेटा एपो एंजाइम, एक होता है होलो एंजाइम। एपो एंजाइम का मतलब है, एपो एंजाइम का मतलब ये है बेटा, ये देखें ये एक एंजाइम है, ये कॉन्जुगेट एंजाइम है। अभी इस कॉन्जुगेट एंजाइम के साथ ये कोफैक्टर अटैच नहीं है, तो इस कॉन्जुगेट एंजाइम को क्या कहेंगे? एपो एंजाइम कहेंगे। ये एक एंजाइम है कॉन्जुगेट, अभी इसके साथ कोफैक्टर या सपोर्टिव मॉलिक्यूल अटैच नहीं है, तो ये एंजाइम क्या होगा? नॉन फंक्शनल है, अभी ये एक्टिव नहीं है, अभी ये सबस्ट्रेट को कन्वर्ट नहीं कर सकता प्रोडक्ट में। तो ऐसे बेटा कॉन्जुगेट एंजाइम को क्या कहेंगे? एपो एंजाइम। एपो एंजाइम माना वो कॉन्जुगेट एंजाइम जिसके साथ कोफैक्टर अटैच ना हो, जो काम ना करता हो, ऐसे कॉन्जुगेट एंजाइम को कहेंगे एपो एंजाइम। माना दोज कॉन्जुगेट एंजाइम व्हिच आर विदाउट कोफैक्टर दे आर कॉल्ड एपो एंजाइम। अब अगर ये कोफैक्टर अटैच हो जाता है एंजाइम के साथ तो ये एंजाइम कंप्लीट हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा, काम करेगा, सबस्ट्रेट को कन्वर्ट करेगा प्रोडक्ट में। अब इस सेम एपो एंजाइम को क्या बुलाएंगे? होलो एंजाइम, कंप्लीट एंजाइम। होलो एंजाइम का मतलब है वो कॉन्जुगेट एंजाइम जिसके साथ कोफैक्टर अटैच हो जाए, ये शुगर या एटीपी या ये कोई भी मिनरल्स आयन अटैच हो जाए, तो इस कॉन्जुगेट एंजाइम को कहेंगे होलो एंजाइम या कंप्लीट एंजाइम। तो कंप्लीट एंजाइम होलो एंजाइम ही एपो होता है, एपो ही होलो होता है। बात आ रही समझे? अगर कोफैक्टर अलग है तो इसको एपो कहेंगे, अटैच होगा कोफैक्टर तो कहेंगे होलो एंजाइम। ये थे आपके एंजाइम के स्ट्रक्चरल पार्ट और उसकी चीज़ें, कंपोजिशन और उसके अंदर एक्टिविटी।